दोस्तों, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक्स और आज उसमें चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 में है क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये समझिएगा, इस प्रश्नावली में लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब ही क्या होता है? दो चर, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था चर क्या होते हैं। चर वो होते हैं एक्स वाई जेड। कोई अगर समीकरण या बहुपद दिया हुआ है उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जो भी आते हैं इनको चर बोला जाता है। और जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, जैसे 3 4 5 15 20 25, ये सारे अचर होते हैं, यानी इनको कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चर हो गए, दो चर का मतलब हुआ या तो समीकरण में एक्स वाई दिया होगा, ठीक है, या आपका ए बी होगा, या सी डी होगा, या ई एफ होगा, कुछ ना कुछ इनमें से मतलब दो चर जरूर मौजूद होंगे। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? तो रैखिक समीकरण क्या होता है? एक घात वाले समीकरण को क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा x प्लस में y प्लस 5। और देखिए, समीकरण बोला है तो समीकरण के लिए बराबर करके जीरो लगाते हैं, जबकि अगर बहुपद बोला होता तो x प्लस वाई प्लस 5 ही लिखते। ठीक है, लेकिन समीकरण जब आता है तो बराबर लगा के जीरो जरूर देना पड़ता है समीकरण के लिए। तो ये समीकरण है और ये हमारा क्या है? बहुपद। लेकिन यहाँ तो क्या बात हो रही है? समीकरण के बारे में। तो हमें बहुपद तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया था। अब देखिए, x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? तो हाँ, बिल्कुल है। कैसे कह सकते हैं आप रैखिक समीकरण है? तो एक घात वाले समीकरण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक समीकरण। यहाँ देखेंगे, जो अपना चर पद है, यानी x एक चर है, y दूसरा चर है, तो दो चर वाले, तो दो चर हो गए, x एक हो गया, एक y हो गया। कह रहा है कि एक घात वाले, और घात भी इनका क्या है? कुछ नहीं दिया है तो एक घात मानेंगे, तो ये एक बन गया हमारे पास रैखिक। रैखिक यानी एक पावर है, और देखिए समीकरण बराबर 0 दिया हुआ है। तो ये बात आ रहा है समझ में? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर युग्म बोलता है तो एक और इक्वेशन लिखिए, 4x प्लस में 3y बराबर में 5। ये बन गया एक और इक्वेशन। और ये बोल देंगे, आप देखिए दो चर है या नहीं है? x है, एक y है, दो चर इसमें भी है और बराबर लगा हुआ है तो इक्वेशन भी है। तो मैं बोल सकता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण उन समीकरण को बोला जाता है जिनमें मैक्सिमम पावर चर के ऊपर हमेशा एक हो, उनको रैखिक समीकरण बोला जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, जो चर है x तथा y, उस पर मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपको आ गया समझ में? एग्जाम्पल भी बता दिया, एक ये रैखिक समीकरण है, एक ये रैखिक समीकरण है, और इन दोनों को जब हम देखेंगे एक साथ लेके तो ये बनता है युग्म, यानी पेयर। यानी रैखिक समीकरण का क्या बन गया? पेयर। इन ऐसे दो इक्वेशन दिए होंगे और इनको मुझे सॉल्व करके x तथा y का मान निकालना होगा। और वैल्यू कैसे निकालता हूं वो आप ध्यान से देखिएगा। तो हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ और चीजें हैं, उसको हम जान लेते हैं। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी, और दूसरा जो होगा, दूसरा जो समीकरण दिया रहेगा वो दिया रहेगा a2x प्लस b2y और c2। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ c1 c2 तो है तुम्हारा अचर पद। अचर पद का मतलब होता है कोई गिनती दी, 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C1 C2 होता है अचर पद। A1 A2 क्या होगा? देखिए, C1 ये रहा, C2 ये रहा, ये आपका समीकरण में अचर पद होगा। A1 और A2 क्या होगा? x के गुणांक, यानी समीकरण में जो x के गुणांक होंगे वो A1 और A2 का मान होगा। B1 और B2 क्या होगा? y के गुणांक। तो क्या बताया मैंने? देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ये हमें इक्वेशन पता होना चाहिए, a1x b1y प्लस में c1। यहाँ देखिए दूसरे में क्या है? बस यहाँ 1 की जगह मैंने 2 लगा दिया है। a2x b2y c2 बराबर 0। यहाँ देखिए c1 और c2 है, इनके साथ ना x मल्टीप्लाई में है ना y मल्टीप्लाई में है, तो ये होगा आपका अचर पद। अचर पद क्या होता है? तो 1 2 3 जो भी गिनती होती है सारी अचर पद होती हैं। इसी प्रकार से a1 ये रहा, a2 ये रहा,
A1 और A2 देखिए x का गुणांक है या नहीं, ये x का गुणांक है या नहीं है, यहाँ पे x का गुणांक है या नहीं, तो A1 A2 जो होगा वो क्या होगा, x का गुणांक होगा, और B1 और B2 क्या होगा, यहाँ पे y के गुणांक होंगे। हमें दो इक्वेशन दिए हुए होंगे, सवाल कैसे बोलेगा ये, हमें दो इक्वेशन दिया हुआ होगा, ठीक है, दो इक्वेशन जो दिया हुआ होगा उसमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उन दोनों इक्वेशन या समीकरण का यूज करके। तो आइए समझते हैं दोनों इक्वेशन में। पहले तो हमें दोनों समीकरण अगर दिया होगा तो A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और दूसरे इक्वेशन से A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, B2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे और C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, मान लिया मैंने इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले तो हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो पहला इक्वेशन है तो जो भी इसमें टर्म होगा वो A1 के रूप में चलेगा और जो दूसरा इक्वेशन है उसमें 2 के रूप में चलेगा। तो मैं यहाँ से अगर A1 की वैल्यू निकालूं तो अभी मैंने बताया था A1 और A2 x का गुणांक होता है, तो A1 बराबर बताइए 3 है या नहीं है, क्यों, क्योंकि A1 मतलब बोला था मैंने कि x का गुणांक होगा, तो A1 बराबर यहाँ 3 है। और B1 की अगर बात की जाए तो B1 बराबर देखिए y का गुणांक होता है, यानी B1 हो गया आपका -5, ठीक है। और C1 की अगर वैल्यू पूछा जाए तो C1 6 को आप इधर लेके आएंगे तो -6 हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन 3x -5y और 6 को आप इधर लेके आ गए तो -6 बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। तो A1 बराबर x का गुणांक था तो 3 लिख दिया, B1 बराबर y का गुणांक था तो -5 लिख दिया। ये ध्यान रखिएगा चिन्ह सहित लिखना है, -5 लिख दिया। और C1 की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल लिया -6। आपका इक्वेशन 1 का यूज करके A1 B1 तथा C1 का मान निकाल लिया। इसी प्रकार मुझे A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगा, A1 और A2 x का गुणांक होता है तो x का गुणांक यहाँ क्या है 6, B2 बराबर y का गुणांक क्या होता है तो y का गुणांक है 3, तो B2 बराबर हो गया 3, और C2 होता है अचर पद, तो अचर पद इसमें देखिए क्या है बराबर में -5। तो ये हमारा निकल के आ गया कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे निकालेंगे वो आपको मैंने चीजें समझाई है। देखिए सवाल में कह रहा है 3.1 का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे जिन्होंने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कहना क्या चाह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़कों की संख्या 15 है तो लड़कियों की संख्या 19 होगी, हमें ये बताया गया है, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या याद करिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या है, तो देखो ना मुझे लड़कों के बारे में एग्जैक्ट पता है ना लड़कियों के बारे में है, तो हल कैसे करेंगे, इस सवाल का हल क्या होगा। तो पहले हल करने का तरीका ये है, हल बता रहा हूं मैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है। इसी प्रकार से माना लड़कियों की संख्या क्या है y, ये हो गया। अब देखिए लड़कों की संख्या क्लास 10th में x है, लड़कियों की संख्या क्या है y है। सवाल में बोला क्या है, सवाल में बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन दोनों को जोड़ दूं ना तो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 10। तो x + y बराबर 10। कैसे आया ये ऐसे आया कि बोला गया है कि कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है, तो लड़कों की संख्या x और y दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 10 के बराबर लिख सकते हैं, और यही हो गया अपना समीकरण 1। बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। दूसरा देखिए क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, लड़कियों की संख्या क्या थी y थी, कह रहे लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या क्या थी x थी, उससे 4 अधिक है, या तो मैं ये लिख सकता हूँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कम बोला होता तो माइनस लगा देता, अधिक बोला है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब इस इक्वेशन को अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका y
माइनस का x और 4 को मैंने उधर ही छोड़ दिया तो बराबर 4। ये बन गया आपका समीकरण 2। क्या बन गया? समीकरण 2। बोला है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 युग्म बन गया, पेयर बन गया, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें, यानी ग्राफ बनाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। तो पहले तो मुझे x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तभी तो ग्राफ बनेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 का यूज करूंगा। तो देखो यहाँ से समीकरण, अब हमें करना क्या है, हमें दो समीकरण युग्म मिल चुके हैं। ये रहा समीकरण 1 समीकरण 2। पहले मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 का यूज करके x तथा y के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, फिर यानी निर्देशांक निकालूंगा। इसी तरीके से समीकरण 2 का यूज करके मैं x तथा y की वैल्यू निकालूंगा और उससे ग्राफ बनाऊंगा। तो देखिए कैसे निकाल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, x बराबर मैं रख रहा हूं 5। क्या रखा मैंने, x बराबर 5 रखा। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स निकालते जाऊंगा और वैल्यू में रखते जाऊंगा। देखिएगा x की वैल्यू इधर लिखूंगा, y की वैल्यू इधर लिखूंगा। अगर x बराबर मैंने 5 रखा, x बराबर अगर 5 रखा तो 5 प्लस y बराबर क्या आ गया 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी, 5 को उधर भेज दिया तो 10 माइनस 5 बराबर क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया भाई 5 आ गया। ठीक है, x बराबर 5 रखने पर ठीक, अब x बराबर मैंने मान लो 4 रखा। क्या रखा, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर जब 4 रखूंगा तो देखो क्या होगा, 4 प्लस y बराबर में 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर जाके 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो x बराबर 4 लिया तो y बराबर क्या आया 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर 3 रखने पर, जब x बराबर इस वाले में 3 रखेंगे तो 3 प्लस वाई होगा, तो 3 प्लस वाई बराबर क्या रहेगा 10 रहेगा। y बराबर वैल्यू निकालूंगा तो उधर जाके हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर क्या आ गया 7। तो x बराबर 3 रखा तो y बराबर क्या है, y बराबर क्या आ गया अपना, बोलो 7 आया या नहीं आया। ये लिखूंगा समीकरण 1 से। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 का भी कोऑर्डिनेट यहां मैं लिख लेता हूं, x ये रहा, y ये रहा, और इसकी वैल्यू जो जो निकलती जाएगी वो मैं यहाँ रखता जाऊंगा, और इसको लिख देता हूं मैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है y माइनस का x बराबर 4। ठीक है, तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर जब 3 रखूंगा तो ध्यान देना, x बराबर इसमें 3 रख रहा हूं तो y माइनस का 3 बराबर 4, यही होगा ना। y बराबर आ जाएगा, उधर जाके 3 प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। तो x बराबर अगर 3 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर जब मैं 2 रखूंगा तो देखो y माइनस 2 इसमें रख रहा हूं मैं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, y माइनस 2 बराबर क्या है 4। 2 को उधर भेजोगे तो y बराबर 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6। तो y आ गया 6 और x बराबर आ गया आपका 2। बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखा तो y माइनस 1 बराबर 4, इसमें रख रहा हूं मैं y x बराबर 1, तो y बराबर आ गया 4 प्लस 1 उधर जाके तो y बराबर क्या आ गया 5, और x बराबर मैंने क्या रखा है 1। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करना बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है वो समीकरण 1 से, हमारा समीकरण 1 बना था x प्लस वाई बराबर 10, और x इस समीकरण का यूज करके हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। 5 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू
7। इसी प्रकार समीकरण 2 से मैंने निकाला था y-4 बराबर x निकाला था, और x और y की वैल्यू पुट करके हमने ये x और y का कोऑर्डिनेट्स निकाला था। तो चलिए इस ग्राफ को बना के हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि ये x कोऑर्डिनेट ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। एक्सिस बोलिए या अक्ष बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ जो होता है यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ये एक्स अक्ष है, तो इधर चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 1, ये 2, ये मैंने लिखा 3, और ये लिखा मैंने 4, और ये लिखा मैंने 5, ये लिखा 6, ये लिखा मैंने 7, ये लिखा 8, ये लिखा 9। ठीक, इसी प्रकार से ऊपर की तरफ y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये हो गया 9। ये हमारा x अक्ष पे मैंने जो पॉइंट थे वो नोट कर दिया, और y एक्सिस पे जो पॉइंट थे वो मैंने नोट कर दिया। अब देखिए समीकरण 1 से यानी पहली जो रेखा होगी अपनी उसके लिए खींचते हैं। x बराबर 5 चलना है, y बराबर 5 चलना है। तो x एक्सिस ये है 1, 2, 3, 4, 5। 5 पे आप खड़े हो गए आके। अब y पे कह रहे हैं 5, तो y के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये आपका एक पॉइंट हो गया 5 और 5। ठीक है, ये आ गया। अब इसी प्रकार देखिए x पे x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4, 1, 2, 3, 4, x की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू क्या है 6 है। तो y की वैल्यू 6 है। ये हो गया आपका 4 और 6। ठीक है, इसी प्रकार x की वैल्यू क्या है 3 है, तो x की वैल्यू 1, 2, 3, ये x है। तो x अक्ष पे हमें 3 मूवमेंट किया, और y पे कितना चलना है 7 चलना है। तो y पे देखिए y पे 7 है, तो इसके सामने 7 हो गया। ठीक, मैंने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला लिया। अब इसी प्रकार दूसरे रेखा का यूज करके मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। देखिए x एक्सिस पे 3 और y पे 3, तो x पे 3 और y पे 3, ये रहा 3 और 7, एक बिंदु तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है x पे 2, y पे 6, x पे 2 चला, y के लिए 6 चला, तो ये आ गया 2 और 6। ठीक है, x पे चलना है 1 और y पे चलना है 5, x पे चला 1 और y पे चलना है 5, यानी दूसरे रेखा का जो वो आया अपना कोऑर्डिनेट्स वो ये आया। तो ये वाला जो निकल के आया है 1, 5, और दूसरा जो निकल के आया है वो आया है 2 और 6। देखिए जो आगे वाला होता है वो x अक्ष को निरूपित करता है, जो पीछे वाला होता है वो y अक्ष को निरूपित करता है। तो x अक्ष पे 3 और ये 7, तो x अक्ष पे 3 और ऊपर की तरफ 7। तो अब आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि ये जो मैंने दो लाइनों के जो दो समीकरण दिए हुए थे उनकी मैंने रेखाएं मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, निरूपित किया। निरूपित करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रहे हैं, यानी ये काट रहे हैं 3 और 7 पे, देख रहे हैं ना। इस पॉइंट पे तो आप देखेंगे x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 7 है, तो मैं कहूंगा अतः हल, क्या यही लिखूंगा, अतः हल बराबर क्या होगा, x बराबर तो होगा 3 और y बराबर क्या हो गया 7। यानी मैं कह सकता हूं x बराबर x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है आपकी, लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 3, हाँ लड़कियों की संख्या 7। और आपसे आप अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने सही निकाला या नहीं। तो बोला गया था कि कक्षा 10 में जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है कितनी है 10 है, तो लड़कों की संख्या क्या है 3 और लड़कियों की संख्या क्या है 7।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। देखिए कलम और पेंसिल दे रखा है, ये कलम को x मान लूंगा मूल्य, और जो पेंसिल का मूल्य होगा उसको y मान लेंगे। दो चीज दिया हुआ है, दो चर हम लोग मान लेंगे। और कह रहा है कि कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। तो ये भी ग्राफीय विधि से ही हल करना है। तो चलिए पहले इसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बनाया था। तो कह रहे 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा। तो मैंने लिखा माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो बोल रहे 5 पेंसिल और 7 कलम। तो 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल का मूल्य बराबर, अगर एक अंडे की कीमत 2 रुपए है, एक अंडे की कीमत 2 रुपए है, तो 5 अंडे की कीमत के लिए क्या करते हैं, 2 गुना 5 करते हैं, नहीं करते। तो वही तो मैंने यहाँ किया है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य निकाल लिया मैंने 5x। तो 5 पेंसिल का मूल्य मैंने क्या निकाल लिया, 5x। इसी प्रकार पेंसिल का हमने निकाल दिया, पेन का करेंगे। माना एक पेन का मूल्य y रुपए है। ठीक है, तो कितने कलम है, 7 पेन या कलम जो बोलना है बोलिए, का मूल्य बराबर 7y रुपीज होगा। ठीक है, बस इतना हमें जानना था। अब दो इक्वेशन हम तैयार करते हैं। कह रहे 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य बोल रहे 50 रुपए है। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों यानी 5 पेंसिल यानी 5x प्लस में 7y का मूल्य कितने रुपए है, तो बोला है 50 रुपए है। कितने रुपए हैं, 50 रुपए। तो एक इक्वेशन तो बन गया अपना समीकरण 1 ये। क्लियर, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन की तरफ क्या करना है। बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल, तो बताइए 7 पेंसिल का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य 7x होगा। एक पेंसिल का मूल्य जब x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो गया। इसी प्रकार 5 पेन का मूल्य, एक का y है तो 5 का क्या हो जाएगा, 5y। और कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल रुपए 46 है। तो 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। अब बताइए ये समीकरण नंबर 2 हो गया या नहीं हो गया। दो चर वाले, एक चर ये रहा, दूसरा चर ये रहा, रैखिक समीकरण, पावर 1 है तो रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब एक ये रहा, दूसरा ये रहा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रश्नावली में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो बोला सवाल में क्या है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए, ग्राफ विधि से हल करके बताना है। कुछ नहीं करूंगा, फिर से वही कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा और वैल्यू रखता जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, x लिख दिया और यहाँ मैंने y लिख दिया। कोई दिक्कत,
एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखता जाऊंगा, जो वैल्यू निकलता जाएगा वो मैं इधर लिखता जाऊंगा। ये है आपका समीकरण 1 से। ठीक, मैं रख रहा हूं यहाँ पे, देखिए अगर मैं x बराबर 3 रखता हूं, x बराबर 3 रखने पर x बराबर क्या रखा मैंने 3, तो देखिए 5 इंटू में 3 प्लस में 7y बराबर में क्या आ गया 50 आया, 5 3 क्या हो गया 15 आ गया, प्लस में 7y आया और यहाँ पे क्या आया 50 आया। 15 को आप उधर भेज दीजिए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस का है। तो 7y बराबर में 50 माइनस 15 यानी 35 आ गया। और y की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो y और 7 के बीच मल्टीप्लाई है यानी गुना का निशान है, तो ये उधर डिवाइड में, तो डिवाइड में जाके y बराबर क्या निकल के आ गया भाई, वैल्यू 5 आ गया। तो y बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया। x बराबर 3 मैंने इस समीकरण 1 में रखा, वैल्यू मैंने निकाल के आपको दिखा दिया। रखूं मैं 2 रख लेते हैं, क्या रखते हैं, तो 5 दूनी 10 नहीं घटेगा। देखिए x बराबर 2 आप क्यों नहीं रख सकते, मैं बताता हूँ क्यों नहीं रख सकते हैं। x अगर आपने x बराबर 2 रखा, तो x बराबर 2 रखा तो ये 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 प्लस का 7y हो जाएगा, बराबर यहाँ 50 हो जाएगा। 10 को उधर भेजेंगे तो 7y बराबर 40 हो जाएगा, और y की जो वैल्यू निकालनी रहेगी तो 40/7 करेंगे तो क्या ये कटेगा, या कटेगा नहीं तो क्या ग्राफ पे आप इजीली दिखा पाओगे, नहीं दिखा पाओगे। तो मैं रख रहा हूँ y बराबर 0 रख दिया, y बराबर क्या रख दिया मैंने 0। तो y बराबर जैसे ही मैंने 0 रखा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यानी अब हमारे पास बच गया 5 प्लस का 0 बराबर क्या आ गया 50, और x का वैल्यू निकालना रहेगा तो 50 अपॉन में ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो x की वैल्यू 10 आई है तो y की वैल्यू क्या आई 0 आई। कि इतना बात आया समझ में। अब यहाँ पे आइए, ये रहा हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 2 का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू निकालते जाएंगे x और y की भी 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा हमको। चलिए निकालते हैं। अगर मैं x बराबर 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर क्या रखा मैंने 3 रखने पर, x बराबर जब मैं 3 रखूंगा इस इक्वेशन में तो देखिए क्या बन रहा है 7 इंटू 3 प्लस का 5y बराबर में क्या आया 46, ये 21 आ गया। 21 को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा 5y बराबर में 46 माइनस का 21, तो बच क्या गया 5y बराबर क्या बचा 25, क्या बचा 25। तो y बराबर क्या आ गया 25/5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई भाई 5 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 5, और x की वैल्यू हमने क्या रखा था, x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखा था। अब मैं रख रहा हूँ y बराबर, अब मैं रख रहा हूँ y बराबर -2, y बराबर क्या रखा -2। ध्यान रखिएगा 7x को ऐसे का ऐसे लिखा, प्लस में 5 इंटू में यहाँ पे रखा मैंने -2 बराबर में आ गया 46। देखिए 7x और ये हुआ तो माइनस का 10 बराबर में आ गया 46। 7x बराबर में आ गया 46 10 56, क्योंकि उधर जाके ये किस चीज का हो जाएगा प्लस का, तो x का वैल्यू निकल के आया वो 56/7, तो x का वैल्यू आ गया जी 8। तो x का वैल्यू आ गया आपका 8, और y की वैल्यू क्या रखी थी मैंने -2। ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गया है। ये आया है समीकरण 2 से, और ये आया है हमारा समीकरण 1 से। तो चलिए ग्राफ पे इसको बना के देखते हैं कोऑर्डिनेट्स को, और क्या हल निकलता है वो तो ग्राफ पे पता चलेगा। 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण 1 से मैंने जो x निर्देशांक और y निर्देशांक के जो मान निकाले थे 3 5 10 0, और इसी तरीके से समीकरण 2 का यूज करके मैंने जो मान निकाला वो x और y के जो निर्देशांक थे वो निकाला। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -2। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया अपना y अक्ष। ठीक,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये वाई एक्सिस पे माइनस की तरफ चलेंगे तो ये आ गया -1 -2 और यहाँ आ जाएगा -3। देखिए ये वाई अक्ष है तो ऊपर की तरफ गए तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव। इसी प्रकार एक्स की इधर मूवमेंट करेंगे तो पॉजिटिव और इधर मूवमेंट करेंगे तो नेगेटिव। अब देखिए एक्स की वैल्यू 3 है समीकरण 1 से और वाई की वैल्यू 5 है, तो एक्स पे मुझे 3 चलना पड़ेगा, 1 2 3 हो गए, और वाई पे कितना चलना पड़ेगा 5, तो वाई पे 5, तो यहाँ आ गया मैं, तो इसको लिख सकता हूँ 3 और 5, क्योंकि एक्स वाला पहला कोऑर्डिनेट होता है निर्देशांक और दूसरा वाई वाला। इसी प्रकार एक्स पे बोला है 10, तो एक्स पे गए 10 और वाई पे चलना ही नहीं है 0, तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों को क्या करिए आप मिला दीजिए, क्या करिए मिला दीजिए, तो आपने इनको मिला दिया, ये आ गया हमारा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 और 0। ठीक, अब दूसरे समीकरण से x की वैल्यू क्या है 3 है, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो 3 और 5 ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जो इक्वेशन से मैंने कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकाले वो ये निकाले। दूसरे में क्या है x पे 8 चलना है अपने को और y, तो देखिए दूसरे इक्वेशन से मैंने क्या किया x से 3 और y पे 5 और x पे 8 और y पे -2, तो x पे 8 यहाँ आ गया, -2 बोला है y पे, तो ये रहा 8 और -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिला लीजिए आप, जो ये दोनों कोऑर्डिनेट आए हुए हैं इसको मिला लीजिए, ये मिल गया कोऑर्डिनेट। तो ये कट कहाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कहाँ कर रहे हैं 3 और 5 पे, अतः हल बराबर x बराबर क्या आएगा 3 और y बराबर क्या आएगा 5। ठीक है, तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, x बराबर क्या आया 3 और y बराबर क्या आया 5। तो देखिए अब, तो हमने क्या माना था, हमने माना था पेंसिल का जो मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य x माना था या नहीं माना था, पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य निकल के आया 3 रुपए और पेन का जो मूल्य निकल के आया है वो क्या निकल के आया है 5 रुपए। 5 रुपए। अब देखिए एक पेंसिल का मूल्य अगर 3 रुपए है और एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो यहाँ वैल्यू रखिए आप, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ जो वैल्यू रखेंगे तो एक पेन का अगर वैल्यू 3 रुपए है तो 5 पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। और इसी प्रकार से एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 7 पेन का मूल्य 15 हो जाएगा, तो 7 पंचे 35 हुआ या नहीं हुआ, तो 15 और 35 जोड़ेंगे तो क्या है 50, यानी हमारा इक्वेशन मान जो निकला है वो सही निकाला है। जहां ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वही इस ग्राफ का वैल्यू होता है। अतः x बराबर 3 और y बराबर 3, तो पेंसिल का मूल्य हमने शुरू में ही माना था क्वेश्चन में कि x रुपए है और पेन का मूल्य y रुपए है, तो ये x की वैल्यू 3 आ गई, तो यानी पेंसिल का मूल्य आ गया, और y की वैल्यू पेन का मूल्य है तो y बराबर 5 आ गया। पहले मैं तीसरा आपको समझाता हूं। देखिए ये अपने पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो इससे मैं क्या करूंगा कि हमें पता है कि जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। इसकी तुलना में इस वाले इक्वेशन से करूंगा, तो देखिए a1 की वैल्यू क्या निकल के आया, x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू जब निकालूंगा तो b1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया, y के मल्टीप्लाई में 2 है तो b1 की वैल्यू 2, और c1 की वैल्यू जब मैं निकालने गया तो क्या है -4। समीकरण 1 से मैंने इसकी तुलना करके निकाल लिया मैंने वैल्यू। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन की तुलना मैं करूंगा यहाँ पे, देखिए a2x प्लस b2y
प्लस C2 इससे करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 2 है, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। यहाँ पे y के साथ B2 है, तो B2 की वैल्यू, यहाँ पे y के साथ क्या है, तो B2 की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, और C2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 12। A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू देखिए, A1 बाई A2 में निकाल रहा हूँ अब यहाँ से। A1 बाई A2 क्या आया, A1 बाई A2, तो 1/2 आया या नहीं आया। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार से B1 बाई B2 की वैल्यू निकालूंगा, B1 बाई B2 की निकालूंगा, तो B1 की वैल्यू हमको मिला है 2 और B2 की वैल्यू मिला है 4। तो यहाँ से देखिए काट देंगे तो क्या आ गया 1/2 आ गया। अब इसी प्रकार C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो C1 बाई C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो C1 है आपका माइनस का 4 और C2 है आपका माइनस का 12। माइनस माइनस कट गया तो बच गई ये 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/3 आ गया, माइनस माइनस प्लस। तो C1 बाई C2 की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब आपको पता है यहाँ इसने क्या लिखा हुआ है, देखिए जब आपका दो समीकरण युग्म दिया हुआ था तो लिखा है A1 बाई A2 बराबर आएगा B1 बाई B2, बराबर नहीं होगा C1 बाई C2 के। तो देखिए A1 बाई A2 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, रख दिए, बराबर देखिए B1 बाई B2 की वैल्यू भी 1/2, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार से देखिए C1 बाई C2 की वैल्यू क्या है 1/3। तो बताइए ये दोनों जब इक्वेशन से मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकाला तो आया या नहीं आया, ऐसे ही आएगा। A1 बाई A2 बराबर आया B1 बाई B2, लेकिन बराबर नहीं आया C1 बाई C2 के। तो उस केस में अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। जब आप ग्राफ खींचोगे तो जो रेखाएं, इन दो समीकरण की जो दो रेखाएं आएंगे, क्योंकि दो समीकरण है तो दो रेखाएं आएंगी, तो आप खींचोगे तो उन दोनों का जो रेखाओं का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो कैसा होगा, समानांतर होगा। समानांतर जब होगा, जब इसने एक दूसरे को काटा ही नहीं, समानांतर आ गया, तो क्या कोई हल होगा इसका, तो मैं लिखूंगा समानांतर के केस में कि कोई हल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? बता देता हूं, दो इक्वेशन दिया हुआ होगा, वहां से मैं A1x B1y C1 से A2x B2y और C2 से मैं कंपैरिजन करूंगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालूंगा, उसको मैं रख के देखूंगा। अगर ये कंडीशन बनता है तो लिखूंगा रेखाएं समानांतर हो। कब बनेगा कंडीशन, A1 बाई A2 बराबर आना चाहिए B1 बाई B2 के, लेकिन जो C1 बाई C2 की वैल्यू निकाले हैं वो बराबर नहीं आएगा, तो उस केस में रेखाएं समानांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। तो ये तीसरा मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब बताइए, हमारे पास एक दिया हुआ है इक्वेशन, ये दूसरे को मैं समझा रहा हूं, 2x प्लस 3y माइनस का 9 है। इसको भी मैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से कंपेयर करता हूं। तो देखिए x यहाँ भी है, तो x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 2। B1 की वैल्यू निकालते हैं तो B1 की वैल्यू y है, y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो B1 की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी प्रकार C1 के लिए मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म, यानी माइनस का 9 आ गया। तो आपका, और इसी प्रकार से A2x B2y और C2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 होता है। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कंपैरिजन करूंगा, तो यहाँ x के साथ देखिए समीकरण 2 में क्या है मल्टीप्लाई, तो A2 की वैल्यू 4 और B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 18। ठीक है, तो अब मेरे को क्या बताया गया, इस कंडीशन पे मैं सेट करके देखता हूँ। A1 बाई A2 बोला है, तो A1 की वैल्यू क्या आई है 2 और A2 की वैल्यू क्या आई है 4, बराबर में देखिए B1 की वैल्यू क्या आई है 3 और B2 की वैल्यू क्या आई है 6, बराबर में C1 की वैल्यू क्या आई है माइनस का 9 और C2 की वैल्यू क्या आई है माइनस का 18। ये तीनों बराबर आना चाहिए। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, A1 बाई A2 की वैल्यू काटने पे आया 1/2। इसी प्रकार से इसको जब काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2, और इसी प्रकार जब इसको काटेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 एकम 9 9 दूनी 18, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1/2। बताइए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 आया या नहीं आया? जब ऐसा कंडीशन अगर बनेगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। समपाती का मतलब होता है कि आप जब ग्राफ बनाओगे तो एक रेखा जो ऐसे जाएगी, उसी के ऊपर जो दूसरे जो इक्वेशन की जो रेखा खींचोगे तो वो भी इसी के ऊपर मतलब ओवरलैप होगी, इसको ढक लेगी। तो बताएं रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक। तो उसके बताइए हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को बहुत जगह कट करती हैं। ये रेखा है
अगर मैंने ऐसे रेखा खींचा तो मैं कह सकता हूँ ये एक जगह कट की, ठीक है। अगर मैंने ऐसे खींचा तो मैं कह सकता हूँ एक जगह ये रेखा कट कर रही है। अगर मैंने ऐसे खींच दिया, दो रेखाएं थी, एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, एक दूसरे को ये एक बिंदु पे कट कर रही हैं। लेकिन जब बताइए कि एक रेखा मैंने खींचा, उसी पे से मैंने दूसरी रेखा खींच दी, तो आप बताइए ये कितने जगह कट कर रही है। तो उसीलिए कहा जाता है कि ये क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्योंकि अगर एक जगह कट करता तो लिखता एक हल होगा, इस वाले में बताऊंगा। लेकिन जब ये एक दूसरे को ढकी लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, बहुत बार कट करेंगी, तो मैं लिखूंगा क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना है, समीकरण 1 का व्यापक रूप ये बताया था मैंने, समीकरण 2 का व्यापक रूप आपको ये बताया था। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालिए और एक बराबर रख के देखिए, काट के देखिए, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन, तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन फॉलो जरूर होगा। रेखा युग्म दिया हुआ समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। यहां से देखिए ये वाले समीकरण को मैंने लिखा x माइनस का 2y बराबर 0, यानी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं। तो मैं इसको अपने मन से क्या कर सकता हूँ, मैंने लिखा x माइनस 2y प्लस का 0 लिख दिया अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखना है मत लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समीकरण 1 का व्यापक रूप मैंने बताया था a1x प्लस में b1y प्लस में c1, यही बताया था। यहां से मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का यूज करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकालूंगा। तो a1 की वैल्यू देखिए x है यहाँ पे, तो x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मानूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 होता है। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू मैं अगर यहाँ से निकालूंगा तो b1 की वैल्यू दी हुई है माइनस का 2। इसी प्रकार c1 की वैल्यू मैं अगर निकालूंगा तो c1 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो क्या आ गया 0। ये इक्वेशन 1 से आपने, या समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 था, समीकरण 1 से आपने क्या किया, a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल ली। अब इसी प्रकार समीकरण 2 का यूज करके a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालता हूं। तो देखिए समीकरण 2 क्या था, 3x प्लस में 4y माइनस का 20 बराबर में 0। a1 की वैल्यू होती है, सॉरी a2 निकलेगा, क्योंकि समीकरण 2 है तो ये a2 की वैल्यू निकलेगा, तो x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 3। इसी प्रकार से b2 की वैल्यू होती है, वो y के साथ मल्टीप्लाई में होता है 4। और इसी प्रकार c2 होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, वो है -20। अब आइए इसको हम इस वाले पे चेक करके देखते हैं। देखिए a1 की वैल्यू मिल गई, a2 की वैल्यू मिल गई, b1 की वैल्यू मिल गई, b2 की वैल्यू मिल गई, c1 की वैल्यू मिल गई, c2 की वैल्यू मिल गई। दोनों समीकरणों का यूज करके मैंने ये वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ देखता हूँ, a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 3 बराबर में, b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है माइनस का 2 बटे में, और b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 4। इसको अगर काट भी देते हो तो भी आएगा 1/2 और माइनस माइनस। तो बताइए 1/3 कभी 1/2 के बराबर होगा? जब यही बराबर नहीं हुआ तो मैं लिखूंगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ऐसा कंडीशन पैदा होगा तो लिखेंगे, जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी जो आप ग्राफ बनाओगे तो उसकी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदित करेंगी, एक जगह पे कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेंगी। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो वही हल होता है। शून्यकों में भी हमने यही पढ़ा था, जितनी बार वो एक्स को प्रतिच्छेदित कर रही थी, एक्स एक्सिस को, वो उसका हल होता था। इसी प्रकार से मैं ये कहूंगा कि जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी और कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। और हल कब होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 था, यहाँ ये 3 था, तो एक्स एक्सिस पे 5 गए तो 5 आ गया, और वाई एक्सिस पे 3 गए तो ये 5 और 3 इसका हल होगा। बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करिए। यानी ऐसे आपको ये समीकरण से क्या करना होगा, समीकरणों का यूज करके a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनकी तुलना करेंगे और ज्ञात करेंगे कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी या समानांतर होंगी या समपाती होगी। अगर जो कंडीशन फॉलो करेगा वो मैं लिख दूंगा। अगर बराबर नहीं होगा a1/a2 b1/b2 के तो लिखूंगा रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। यदि तीनों बराबर हो जाएंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तो लिखूंगा रेखाएं समपाती होंगी। और यदि a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं होगा c1/c2 के तो लिख दूंगा रेखाएं समानांतर होंगी। तो चलिए आइए देखते हैं, दो इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको मैंने नाम दिया समीकरण 1 और इसको दे दिया मैंने समीकरण 2।
ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था दोनों समीकरण। इन दोनों की मदद से मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालूंगा। देखिए कैसे निकालेंगे। ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 का मैं व्यापक रूप लिख रहा हूं। A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। समीकरण 2 के लिए ऐसे ही लिखेंगे, तो A2x प्लस में B2y और प्लस में C2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, तो x तो सेम हो गया। तो A1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 5। क्या निकल के आ गई, 5। B1 की वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो B1 की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए y हो गया, B1 की जगह कौन बैठा हुआ है, माइनस का 4। इसी तरीके से C1 की वैल्यू निकालिए, तो C1 की वैल्यू निकाले तो क्या मिला, 8। इस समीकरण का यूज करके मैंने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब इस समीकरण का यूज करके मैं A2 की वैल्यू निकालता हूं। तो A2 की वैल्यू यानी A2 का मान जो निकल के आया वो क्या आ गया, 7। B2 का जो मान निकल के आ गया वो क्या आ गया, 6। और C2 का मान निकल के आ गया वो क्या आ गया, 9, माइनस का 9। ये ध्यान रखिएगा, मतलब साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ लिखना है। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का 9। अब देखते हैं A1 बाई A2 रखा मैंने। A1 बाई A2 जब आप रखेंगे तो बताइए A1 की वैल्यू क्या है, 5 और A2 की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, एक तो ये आया। B1 बाई B2 रखिए। B1 बाई B2 जब आपने रखा तो B1 की वैल्यू है माइनस का 4 और B2 की वैल्यू है 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। 2 से काट दिए ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो माइनस का 2/3। और C1 बाई C2 का जो वैल्यू आएगा वो देखिए क्या आएगा। C1 की वैल्यू क्या है, 8 और C2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 9। तो ये आ गया जी 8 बटे में माइनस का 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A1 बाई A2 की वैल्यू आई है आपकी 5/7। B1 बाई B2 की वैल्यू है माइनस का 2/3। यानी मैं कह सकता हूँ A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर नहीं है। A1 बाई A2 और B1 बाई B2 की वैल्यू बराबर नहीं है। तो जब ये कंडीशन आएगा A1 बाई A2 अगर B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, तो कौन सा कंडीशन फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। पहला दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे आंसर में, अतः दी गई समीकरण की रेखाएं ये वाला कंडीशन फॉलो हुआ है तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदित करेंगे। क्लियर हुआ। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये इक्वेशन दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस का 12 और दूसरा इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समीकरण 2 ये था, समीकरण 1 ये था। व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 और इसका व्यापक रूप आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से फिर से मैं क्या करूंगा, A1 की वैल्यू निकालूंगा। तो A1 की वैल्यू बताइए x के साथ, तो यहाँ पे 9 हो गया जो x के साथ मल्टीप्लाई में है। B1 की वैल्यू जो y के साथ मल्टीप्लाई में है यानी 3 है। और C1 की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट अचर पद है यानी 12 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से A2 का जो मान है वो x का मल्टीप्लाई है यानी 18 हो गया। B2 का मान y का मल्टीप्लाई होता है यानी 6 हो गया और C2 होता है कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो गया, 24 हो गया। A1 बाई A2, A1 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 18 है। इसको काटेंगे 9 एकम 9 तो मिलेगा 1/2। A1 बाई A2 की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसी तरीके से B1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 3 है और B2 की वैल्यू क्या है, 6 है। जब इसको काटेंगे तो मिलेगा 1/2। इसी तरीके से C1 बाई C2, C1 की वैल्यू 12 है और C2 की वैल्यू 24 है। जब इसको काटेंगे तो मिलेगा 1/2। यानी मैं ये कह सकता हूँ A1 बाई A2 की वैल्यू आई है 1/2।
B1/B2 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 और C1/C2 की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2। यानी मैं ये नहीं कह सकता A1/A2 बराबर आया है B1/B2 बराबर आया है C1/C2। तो कौन सा इसमें से देखो कौन सा फॉलो हो रहा है, यानी दूसरा फॉलो हो रहा है। तो मैं कहूंगा अतः रेखाएं कैसी होंगी, अतः रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। हमको दूसरा वाला कंडीशन मिल गया तो मैंने लिख दिया रेखाएं समपाती होंगी। ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन आएगा तो ये रेखाएं होंगी, ये कंडीशन आएगा तो रेखाएं समपाती होंगी, अगर ये कंडीशन आएगा तो रेखाएं समानांतर होंगी। ये आपको याद करना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, समीकरण 1 दिया हुआ है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 और समीकरण 2 दिया हुआ है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू आप सही निकालो और उसके बाद बस इजी हो जाता है। तो सबसे जरूरी है A1 A2। तो देखिए इस वाले व्यापक रूप का मैं इसे कंपेरिजन कर रहा हूं तो x के साथ तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या है 6 है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो A1 की वैल्यू होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो B1 की वैल्यू होता है। कांस्टेंट टर्म तो अलग ही दिखेगा आपको, अचर पद अलग ही दिखाई देता है। B1 की वैल्यू y का जो मल्टीप्लाई है तो माइनस का 3 है, ध्यान रखिएगा। C1 की वैल्यू क्या आई है 10 आ गई, यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब इसमें आते हैं तो A2 का वैल्यू x के साथ जो मल्टीप्लाई है 2 है, B2 का वैल्यू जो y के साथ मल्टीप्लाई है कुछ नहीं है तो मैं माइनस का 1, क्योंकि माइनस तो लिखा ही लिखा, और y है तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1 होगा। और C2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है। अब इसी प्रकार A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो A1 की वैल्यू 6 है तो A2 की वैल्यू है 2। जब काटेंगे तो आएगा क्या 3/1 आ गया, ठीक है। B1/B2, B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी प्लस का 3/1। C1/C2, C1 है आपका 10 और C2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 9, तो ये कटेगा नहीं तो 10/9। अब ये बताइए A1/A2 बराबर आया आपका 3/1। इसी प्रकार B1/B2 आ गया आपका 3/1, और जबकि C1/C2 क्या आ रहा है आपका C1/C2 आया है 10/9। तो मैं ये कह सकता हूँ A1/A2 की जो वैल्यू आई है वो B1/B2 के वैल्यू के बराबर आई है, क्योंकि 3/1 दोनों की वैल्यू आई है। लेकिन बराबर किसके नहीं है C1/C2 के। क्यों नहीं है, क्योंकि C1/C2 10/9 आया हुआ है। तो कौन सा फिर फॉलो होगा इसमें, देखिए A1/A2 बटे में B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती होंगी, अतः रेखाएं समानांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। जो आप ग्राफ बनाओगे ना उसका रेखा जो होगा वो कैसा होगा, समानांतर होगा। दूसरा वाला कंडीशन फॉलो कर रहे थे तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ जाएगी। और जब पहले वाला कंडीशन अगर आता है ना तो कह रहा है रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, यानी दो रेखाओं का जो ग्राफ बनाओगे वो एक जगह पे कहीं कट करेंगे, उसका एक हल निकल के आता है। ये तीनों मैंने आपको बता दिया, समानांतर, समपाती और प्रतिच्छेदित। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2, इनको अनुपात बोला जाता है, जिसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, अपॉन के रूप में या गुणन। अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करिए। कैसे तुलना करेंगे, तो ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे, तुलना करेंगे। तुलना इस प्रकार से करेंगे और कह रहा है ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत।
पहले पूछ रहा था कि बताइए समीकरण के जो ग्राफ होगा वो यानी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदित होंगी, समानांतर होंगी या आपकी संपाती होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि बताइए युग्म संगत है या असंगत। तो इसके लिए पहले आप ये समझिएगा, ये उतारिएगा, मैंने कुछ चेंजिंग किया है। अगर ये वाला आएगा a1/a2 बराबर अगर b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो लिखूंगा समीकरण संगत और अविरोधी होंगे। ठीक है, समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो समीकरण कैसा होगा, संगत रहेगा। लेकिन उस समय आश्रित होगा, एक दूसरे के ऊपर आश्रित। a1/a2 बराबर b1/b2 अगर c1/c2 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण असंगत और अविरोधी होंगे। चलिए देखिए क्या मैंने बताया इसमें, a1/a2 चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ये a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे समीकरण का यूज करके। अगर बराबर नहीं आया तो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा। यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जो वैल्यू निकाला है अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, लेकिन कैसा, आश्रित होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। तो ये दोनों हो गया। तीसरा देखिए a1/a2 b1/b2 अगर c1/c2 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण असंगत और अविरोधी होंगे। ये हमें ध्यान रखना है, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी अगर इस क्वेश्चन को करना है तो। चलिए आइए देखते हैं। देखिए समीकरण का यूज करके बोला है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करिए। तो तुलना करने के लिए पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको चेंज करिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया तो 3x प्लस में 2y, 5 इधर प्लस का है तो इधर आके आ गया, माइनस का 5 इधर बच गया बराबर का 0। इसी प्रकार से 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर में क्या बच गया, 0। ठीक है, इसको तुलना करिए a1x प्लस b1y और प्लस c1 से। ठीक है, और इसको तुलना करिए a2y अरे a2x, इसको तुलना करिए a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर क्या है, 0। ठीक है, करते हैं तुलना यहाँ पे, है ना, करते हैं तुलना। तो देखिए x का जो मल्टीपल होता है वो a1 की वैल्यू होती है, तो a1 x के मल्टीपल में 3 है तो a1 की वैल्यू 3। इसी प्रकार से y का जो मल्टीपल होता है वो b1 की वैल्यू होता है, तो b1 की वैल्यू 2 और कांस्टेंट टर्म तो अपना माइनस का 5 है ही, ये ध्यान रखिएगा, प्लस का 5 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x का जो समीकरण 2 है तो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 और b2 की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 3 और c2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। ठीक है, a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब उस हिसाब से ये बोला है तुलना करिए, तो a1/a2 निकाल रहा हूं पहले। तो a1/a2 जब मैं निकालने बैठूंगा तो a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो a1 और a2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। इसी प्रकार से b1/b2 की वैल्यू निकालूंगा तो b1 की वैल्यू क्या है, 2 है और b2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से c1/c2 की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा माइनस का 5 बटे में माइनस का 7। देखिए a1/a2 3/2, b1/b2 2/3, ये माइनस में है तो मैं लिख सकता हूँ a1 बटा में a2 बराबर नहीं आया किसके, b1/b2 के। तो बताइए जो समीकरण होंगी कैसी होंगी, ये समीकरण a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं आता यानी पहला वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है तो समीकरण कैसा होगा, समीकरण संगत होगा। समीकरण कैसा होगा, संगत होंगे। समीकरण कैसे होंगे, समीकरण संगत होंगे। यही हमारा आंसर है। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है। 2 इक्वेशन दिया था, कुछ नहीं किया, व्यापक रूप से मैंने कंपैरिजन किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली, चेक किया, दोनों का मान बराबर नहीं आया। यहाँ देखिए 3/2 आया है a1/a2, b1/b2 2/-3 आ गया, यानी बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो पहला वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया कि समीकरण संगत होंगे। क्योंकि देखिए जब बराबर नहीं होगा तो समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मिला है हमें, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर में 9। तो पहली बात तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 8 को इधर लेके आएंगे तो आएगा क्या, 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर क्या आ गया,
0। इसी प्रकार से इस वाले को भी चेंज करते हैं तो 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए समीकरण 1 का व्यापक रूप ये है, समीकरण 2 का व्यापक रूप हमें पता है। यहाँ से क्या करूंगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकालूंगा। तो x का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू 2 है। y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो b1 की वैल्यू होता है तो -3 है। c1 की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म, तो ये है -8। ठीक है। a2 का वैल्यू x के साथ जो मल्टीप्लाई में है यानी 4 है। b2 का वैल्यू जो y के मल्टीप्लाई में है यानी -6 है। और c2 की वैल्यू क्या हो गया, ये -9 हो गया। अब मैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a1 देखिए वैल्यू क्या है 2 है और a2 की वैल्यू क्या है 4 है। इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। आया नहीं आया। b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू -6 है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 3 एकम 3 3 दूनी 6 आ गया, यानी इसको भी इसकी भी वैल्यू आ गई 1/2। c1 बाई c2 देखिए c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -9। माइनस माइनस तो प्लस आ गया 8/9 आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि a1 बाई a2 बराबर आया है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। क्यों? क्योंकि a1 बाई a2 देखिए 1/2, b1 बाई b2 भी 1/2, तो दोनों बराबर आ गया। लेकिन c1 बाई c2 कितना आ गया 8/9। तो मैं कह सकता हूं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो बताइए ये वाला फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यहाँ लिखूंगा समीकरण युग्म असंगत होंगे। समीकरण युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे। यही हमें बताना था। देखिए बोला है कि समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, ये ज्ञात करना था, तो मैंने ज्ञात कर लिया कंपैरिजन करके। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3/2x प्लस में 5/3y बराबर में 7 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए दूसरा इक्वेशन को मैं व्यापक रूप में अगर चेंज करना चाहूं तो 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0। ये तो इजीली हो गया। समीकरण 2 है तो मैं लिख सकता हूँ a2x प्लस में b2y प्लस में c2। ठीक है, यहाँ से तो मैं इजीली मान निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में मैं व्यापक रूप में थोड़ा इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया तो आया 6, डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9x आ गया, प्लस में 3 2 और यहाँ से आ गया 10y बराबर में क्या आया 7। तो 9x प्लस में 10y और 7 6 में 42। देखिए इसमें चेंज हो चुका है तो फिर कर दिया मैंने 9x प्लस में 10y माइनस का 42। ये क्या किया है मैंने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके डिवाइड किया। ये इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 7 6 42 हो गया। ऊपर वाले को मैंने 9x प्लस 10y लिख दिया। अब 42 को मैं इधर ले आया। अब देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है वो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 होता है बराबर 0। यही होता है या नहीं होता है? अब मैं इसका और इसका क्या कर दूंगा, कंपेरिजन। तो a1 की जो वैल्यू होती है वो x के साथ तो मल्टीप्लाई में होता है, तो a1 की वैल्यू 9 है यहाँ से। अब इसी प्रकार से b1 की वैल्यू होती है जो y के मल्टीप्लाई में होती है, तो 10 है और c1 का तो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 42 आ गया। ठीक है, c1 बराबर क्या, c1 बराबर आ गया माइनस का 42। यहाँ से a1 b1 c1 निकाल लिया। अब इसी प्रकार से a2 का वैल्यू निकालेंगे तो x के मल्टीप्लाई में 9 है, तो a2 का वैल्यू क्या आ गया 9। a2 का वैल्यू क्या आ गया, a2 का वैल्यू निकालेंगे तो आ गया 9, क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई में। इसी प्रकार b2 की जो वैल्यू है वो है माइनस का 10 और c2 की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस का 14। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल चुका है। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए a1 बाई a2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा आपका, a1 का वैल्यू है 9 और a2 का वैल्यू है 9। ये कट जाएगा तो 1/1 आ गया। इसी प्रकार b1 बाई b2 की वैल्यू निकालूंगा तो b1 की वैल्यू है 10 और b2 की वैल्यू है माइनस का 10। तो यहाँ से आ गया माइनस का 1। क्या आया
माइनस का 1। इसी प्रकार C1/C2 का जब वैल्यू निकालूंगा तो C1/C2 आ रहा है आपका, C1 की वैल्यू है माइनस का 42 और C2 की वैल्यू है माइनस का 14। माइनस माइनस प्लस यानी कट गया तो ये आ गया 3/1। 3/1 जब बता A1/A2 की वैल्यू आई 1/1, B1/B2 की वैल्यू आई -1, C1/C2 की वैल्यू आई 3/1। तो ये लिख सकता हूं मैं A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 के, है ना, B1/B2 के। यानी जब हमें पहले से ही क्लियर हो गया, 2 से ही पता चल गया A1/A2 1/1 आया है, B1/B2 -1 आया। तो बताइए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होंगे तो समीकरण युग्म कैसा होगा? फिर समीकरण युग्म कैसा होगा? समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। थोड़ा यहाँ पे मुझे जो इक्वेशन दिया हुआ था इसको मॉडिफाई करना था, इसको सॉल्व करके मैं इसको व्यापक रूप में ले आया इस वाले फॉर्म में। फिर मैंने कंपैरिजन करके A1, B1, C1 की वैल्यू निकाल ली। दूसरा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही था, मैंने इसको A2, B2, C2 की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू पुट किया तो पता चला कि A1/A2 और B1/B2 ही एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं। तो जब यही बराबर नहीं आ रहा है तो समीकरण कैसा होगा? समीकरण संगत होगा, अविरोधी होगा। देखिए ये 2 समीकरण युग्म दिया गया है, इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो इसको क्या किया मैंने, 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0 कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। माइनस का 10x दिया हुआ था, प्लस में 6y दिया हुआ है और प्लस का 22 दिया हुआ है, बराबर में 0 लिख दिया। माइनस को इधर लेके आए तो प्लस हो गया। अब देखिए हमें पता है A1x प्लस में B1y प्लस में C1 से इसका कंपेरिजन करेंगे तो A1 की वैल्यू होती है x का मल्टीपल, तो x का मल्टीपल यहाँ क्या है, 5 है। B1 की वैल्यू होती है y का मल्टीपल, तो y का मल्टीपल क्या है, -3 है। C1 की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 11 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको मैं A2x प्लस में B2y प्लस में C2, ठीक है, बराबर 0 कंपेरिजन करता हूं तो A2 की वैल्यू यहां से आ गई -10 क्योंकि x के मल्टीप्लाई में -10 है। B2 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 6 और C2 की वैल्यू मान निकल के आ गया है +22। ठीक है, अब A1/A2 रखते हैं। A1/A2 का जो मान निकल के आएगा, A1 का है 5 और A2 का है -10, काटेंगे तो आ जाएगा -1/2। इसी प्रकार से B1/B2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो B1/B2 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है 6। इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2, माइनस का 1/2। और इसी प्रकार से C1/C2 की जब वैल्यू निकालूंगा तो देखना C1 की वैल्यू है -11 और C2 की वैल्यू है 22। कटेगा तो आ जाएगा माइनस का 1/2। देखिए A1/A2 की वैल्यू -1/2, B1/B2 की वैल्यू भी -1/2, C1/C2 की वैल्यू भी -1/2। यानी मैं ये कह सकता हूँ A1/A2 बराबर आया है B1/B2 के और बराबर आया है C1/C2 के। तो देखिए कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो दूसरा वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण युग्म संगत होंगे। समीकरण युग्म संगत होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है एक इक्वेशन, ये दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन। इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, इसके नीचे मैंने अपने मन से 1 मान लिया, 3 और 1 का एलसीएम लिया तो आया 3। जब डिवाइड करेंगे एक बार में और ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 4x बैठा हुआ है, प्लस में यहाँ डिवाइड करेंगे 3 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 6y हो गया बराबर में 8। इसका उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस में 6y बराबर में आ जाएगा आपका 24। कितना आ गया, 24। अब इसको मैं 24 को इधर ले आऊंगा तो बच जाए 4x प्लस में 6y माइनस का 24 बराबर क्या आ जाएगा 0। जब उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसकी मैं तुलना करूंगा A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में 0। तो A1 की जो वैल्यू होगी वो x का मल्टीपल होगा, तो x का मल्टीपल क्या है
4 है, x का मल्टीपल 4 है। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू होगी वो y का मल्टीपल क्या है, 6 है, y के साथ मल्टीप्लाई में 6 है। और इसी प्रकार c1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस की 24। तो यहाँ से मैंने a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लिया। अब इस इक्वेशन से a2, b2, c2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो पहले इसको इधर लेके आइए, 2x प्लस 3y माइनस का 12 लिखा बराबर 0 लिखा। तो इसको मैं a2x प्लस b2y प्लस में c2 से मैं कंपैरिजन करूंगा। तो देखिए a2 का जो वैल्यू निकल के आया है वो 2 आ गया, और इसी प्रकार b2 की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 3 आ गई, और c2 की वैल्यू निकल के आ गई वो माइनस की 12 आ गई। अब बस a1 बाई a2 रखते हैं। तो a1 बाई a2 किया मैंने, तो a1 की वैल्यू थी यहाँ 4 और a2 की वैल्यू थी 2, तो कर दिया मैंने। तो 2 बटा क्या आ गया, 1। इसी प्रकार b1 बाई b2 की वैल्यू जब मैंने निकाला तो यहाँ है b1 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू थी 3, काट दिए तो ये भी आ गया 2 बटा 1। इसी प्रकार से c1 बाई c2 की जब वैल्यू निकाला मैंने तो c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है माइनस की 24 और c2 की वैल्यू है आपकी, c2 की वैल्यू है माइनस का 12। काटेंगे तो 12 दूनी 24, यानी ये भी आ जाएगा आपका 2 बटा 1, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। तो देखिए a1 बाई a2 की वैल्यू 2 बटा 1, b1 बाई b2 की वैल्यू 2 बटा 1, c1 बाई c2 की वैल्यू भी 2 बटे 1। यानी मैं ये लिख सकता हूँ a1 बाई a2 बराबर आया है b1 बाई b2 के, बराबर आया है c1 बाई c2 के। तो बताइए कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो आप कहेंगे कंडीशन नंबर 2 फॉलो हो रहा है। a1 बाई a2 बराबर आया है b1 बाई b2 बराबर आया है c1 बाई c2। तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे, समीकरण युग्म तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, और ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके पहले जो लिखवाया था वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं किया जा सकता है।